Good morning students. So this is the third video of chapter 2. We were talking about rights. Rights में I have told you earlier only that we will be discussing about three things. Main तीन चीजें जिनके बारे में इस चैप्टर में हमने बात करनी है, that is fundamental rights, जिनके बारे में already we have discussed. Second, directive principles and third is fundamental ड्यूटीज. देखो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जिनको हम जनरली डीपीएसपी के नाम से जानते हैं. दीज इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डीपीएससी जो है वो आर्टिकल 35 से 51 के अंदर मेंशन किए गए हैं. और सेकेंडली हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से इनको बोरो किया है. ये तो था कहां से हमको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो हमने लिया, ये हमको पता चला. अब मूविंग फर्दर, लाइक अनलाइक फंडामेंटल राइट्स, these directive principles of state policy, they are non-binding in nature. We mean it non-binding in nature. क्या मतलब है इसका? that these DPSC, they are not enforceable by the court for their violation as fundamental right. तो दोनों में डिफरेंस, मेन डिफरेंस क्या है? फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट और हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये इन कोर्ट के द्वारा हम इनको गेन नहीं कर सकते. नाउ हाउएवर द कॉन्स्टिट्यूशन itself declares that these principles are fundamental in the governance of the country and it shall be the duty of the state to apply these principles in making law. कैसे? देखो, पॉलिटिकल पार्टी है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, टू गेन मेजॉरिटी क्या करना चाहेगी? वो पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए, कोई भी लॉ ऑर्डर बनाने के लिए. सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसके लिए क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसके लिए पब्लिक ओपिनियन. देश की, स्टेट की जनता जो है वो क्या चाहती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए. तो किसी भी लॉ को बनाने से पहले ये चीज उन्हें ध्यान में रखनी पड़ेगी. और ये सारी चीज किस कैटेगरी में आएंगी? हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के में आएंगी. हेंस वी कैन से दैट these directive principles of state policy, they impose a moral obligation on the state authorities for their implementation. जबरदस्ती नहीं है, लेकिन मॉरल ये करना पड़ेगा. अब फीचर्स क्या क्या हैं डीपीएसपी के, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बेसिक फीचर्स क्या है? नंबर 1 है, इट डिनोट्स द आइडियल्स दैट द स्टेट शुड कीप इन माइंड while formulating policies and enacting laws. जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या करे? इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को दिमाग में रखे कोई भी पॉलिसी या लॉ बनाने से पहले. सेकेंड प्रिंसिपल फीचर है इसका, इट रिजेंबल्स द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट इज एन्यूमरेटेड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. 1935 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना था तब भीमराव अंबेडकर जी ने बहुत क्लियरली मेंशन किया था. एग्जैक्टली भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर लाइक द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस which were issued to the Governor General and to the government of the colonies of India by the British government under the Government of India Act 1935. So ये तब से हम लोग जो हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पे काम कर रहे हैं. एंड दिस इज कॉल्ड the directive principles. They are merely another name of instrument of instructions.
1935 के एक्ट में जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आए थे स्टेट के लिए, उसी को हमने फर्दर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का नाम हमने दे दिया। द ओनली डिफरेंस वी हैव केप्ट इज दैट दे आर इंस्ट्रक्शंस टू द लेजिस्लेचर एंड टू द एग्जीक्यूटिव। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उनको क्या कर दिया, वहां नाम दिया था उन्होंने स्टेट्स और कॉलोनीज का, यहां हमने चेंज कर दिया लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर का। थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर जो है वो ये है, इट कंस्टिट्यूट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल प्रोग्राम फॉर अ मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट विच एम्ड एट रियलाइजिंग द हाई आइडियाज ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी एज आउटलाइंड इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल क्लियरली जो स्टेट हमारा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है वो क्लियरली बोलते हैं कि हर स्टेट को बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा इन सभी चीजों को लागू करवाना अपने स्टेट में। दे आर एम्बॉडी, ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, दे एम्बॉडी द कंसेप्ट ऑफ अ वेलफेयर स्टेट which was absent during the colonial era। हम लोग जब ब्रिटिशर्स के अंडर में थे तो not so many problems we were facing there at that time। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे थे। तो उस वक्त क्या चीज निकल के सामने आ रही थी, उस वक्त ये चीज निकल के सामने आ रही थी कि जो गवर्नमेंट है कंट्री की, उसको कैसा काम करना चाहिए, वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए। और 1935 के इंडिपेंडेंस एक्ट में हम लोग इसी सब के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे इंडिपेंडेंस के बाद हम चीजों को लागू करेंगे, वो कौन कौन सी चीजें हैं जो होनी चाहिए। तो ये सारे जो है फीचर्स थे हमारी डायरेक्टिव पॉलिसी के। अब हम जब क्लासिफिकेशन करते हैं इनका, तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट डज नॉट फॉर्मली क्लासिफाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। कॉन्स्टिट्यूशन इनको बहुत क्लियरली जो है वो अलग अलग नहीं करके बता रहा है, लेकिन फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग हम इनको बाइफर्केट कर लेंगे तीन कैटेगरीज में। सबसे पहला सोशलिस्ट प्रिंसिपल क्या है डायरेक्टिव पॉलिसीज का, सेकेंडली गांधीयन प्रिंसिपल क्या है, और तीसरा हम पढ़ेंगे लिबरल या इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल क्या है। इन तीन पार्ट्स में डिवाइड करके हम इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, हम सोशलिस्टिक प्रिंसिपल की बात करेंगे। तो हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया यूपीएससी को अंडरस्टैंडिंग के लिए, हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहला जो हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं सोशलिस्टिक पार्ट क्या है। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल बोलता है दैट आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म एंड ले डाउन द फ्रेमवर्क ऑफ अ डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट स्टेट। सोशलिस्ट वेलफेयर स्टेट की स्थापना इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल के थ्रू होनी चाहिए। अब दिस कंसेप्ट इनवाइसेज प्रोवाइडिंग सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। ये क्या बोलता है कि हर तरह से सोशल और इकोनॉमिक दोनों तरह के जो जस्टिस हैं वो जरूरी हैं। क्यों जरूरी है? सो दैट द स्टेट कुड अचीव द ऑप्टिमम नॉर्म्स ऑफ वेलफेयर स्टेट, जिससे कि हमारा जो देश है, कंट्री है, वो वेलफेयर स्टेट के उस पर काम करे। अब दे डायरेक्ट द स्टेट, कैसे डायरेक्ट करे, कौन आर्टिकल्स हैं उसमें, इसमें सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स के में आर्टिकल 38, 39, 39A, 41, आर्टिकल 42, आर्टिकल 43, आर्टिकल 43A और आर्टिकल 47, ये सारे जो आर्टिकल्स हैं ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल को डिफाइन करते हैं। कौन कौन से हैं? आर्टिकल 38, आर्टिकल 39, आर्टिकल 39A, आर्टिकल 41, आर्टिकल 42, आर्टिकल 43, 43A एंड आर्टिकल 47, ये सारे सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स को डिफाइन करते हैं। आगे अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम गांधीयन प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। तो दूसरा पार्ट हमारा क्या हो गया? हमारा हो गया गांधीयन प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखो, गांधीयन प्रिंसिपल्स जो है दे रिफ्लेक्ट द प्रोग्राम of reconstruction initiated by गांधी जी ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट। वो सारे प्रोग्राम्स जो गांधी जी के द्वारा
चलाए गए किस वेलफेयर के, हमारे नेशनल मूवमेंट के दौरान। In order to fulfill the dreams of Gandhi, some of his ideas were included in directive principles of state policy. वो और उनको ये जो हैं ये ऐड किए गए आर्टिकल 40, आर्टिकल 43, आर्टिकल 43B, आर्टिकल 46, 47 एंड 48। दोबारा बता रही हूँ, गांधीयन प्रिंसिपल्स जो है वो ऐड किए गए आर्टिकल 40, 43, 43B, आर्टिकल 46, 47 एंड 48। ये सारे आर्टिकल्स हमको क्लियरली बता रहे हैं गांधीयन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की। तीसरा जो है वो है हमारा लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। ये क्या बोलता है? These principles incline towards the ideology of liberalism कि इकोनॉमिक सोर्सेस में किस तरह से लिबरलाइज फॉर्म में हम काम करेंगे। ये हमारा थर्ड पार्ट जो है वो इन चीजों को डिफाइन करता है। कौन कौन से आर्टिकल्स में मेंशन्ड है? आर्टिकल 44, 45, 48, 48A, 49, 50 और आर्टिकल 51। यहाँ पे तो इस तरह से 3 पार्ट 35 से 51 तक हमने इस तरह से इसको डिफाइन कर दिया है। इतने आर्टिकल्स में ये काम करेगा। अब ये तो थी बेसिकली बात डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की। मूविंग अहेड, देयर आर मेनी न्यू प्रोविजंस व्हिच आर बीइंग इंक्लूडेड इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आफ्टर सर्टेन अमेंडमेंट। अब इतने 75 साल हो गए हम लोगों को, लगभग 75 साल हो गए ना आजाद हुए हुए, तब से चीजें और बहुत सारी बदल रही है। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के थ्रू कौन कौन सी चीजें हैं तो आप देखो, जैसे एक तो ये जानना जरूरी है कि हम फंडामेंटल राइट्स जब हमने अपोज कर दिए थे तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की क्या जरूरत थी, इस चीज को समझो पहले। देखो, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया वॉज अ वेरी पुअर कंट्री हर तरह से। सो एंड जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे एक स्टेबल गवर्नमेंट की स्थापना हो और वेलफेयर स्टेट के रूप में काम हो। वो बर्डनाइज नहीं करना चाहते थे, जो गवर्नमेंट है उसको बर्डनाइज नहीं करना चाहते थे, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऑलरेडी उनको करनी थी। और हम लोग इतने अंडर डेवलप्ड थे, लाइक राइट टू एजुकेशन उस वक्त इतना इंपॉर्टेंट नहीं था कि उसको फंडामेंटल राइट बनाया जाए। बाद में हमें तो बनाया भी गया, तो इसलिए वो बेसिक चीजें जो थी वही उन्होंने फंडामेंटल राइट के रूप में ऐड की। तो आगे आगे हम देखते हैं क्या नए प्रोविजंस आए। नाउ 4 न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वर एडेड। कौन से अमेंडमेंट के थ्रू? 42nd अमेंडमेंट में एक्ट ऑफ 1976 में, उसके ओरिजिनल लिस्ट में इसको ऐड किया गया। वो स्टेट के लिए थे। सबसे नंबर था एडेड क्लॉज, जो कि 39 आर्टिकल में ज्वाइन है। वो क्या बोलता है? टू सिक्योर अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। सेकेंड एडेड क्लॉज इन आर्टिकल 39 एज 39A के रूप में ऐड किया गया। क्या था वो? टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर। तीसरा ऐड हुआ आर्टिकल 43 एस 43A में। वो क्या हुआ? स्टेप्स टू टेक पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, लेबर लॉ एंड ऑल, इनके रिफॉर्मेशन के लिए ऐड हुआ। चौथा अमेंडमेंट हुआ 48 में, 48A के रूप में उसको ऐड किया गया। ये ऐड किया गया टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो हम देखते हैं जैसे जैसे नई रिक्वायरमेंट्स बनती चली गई, वैसे वैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन में फेरबदल जो है वो करना शुरू कर दिया। इससे FIR के रिगार्डिंग भी जो है वो एक नया पॉइंट निकल के सामने आया 44th अमेंडमेंट के थ्रू। द 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 78 इट एडेड वन मोर डायरेक्टिव प्रिंसिपल। वो क्या बोलता है? विच रिक्वायर्स द स्टेट टू मिनिमाइज इनइक्वलिटीज इन इनकम, स्टेटस,
फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज, ये 38th आर्टिकल में जो चीजें हैं ये ऐड की गई 44th अमेंडमेंट के थ्रू। इसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में एक और अमेंडमेंट हुआ, 86 अमेंडमेंट था ये कॉन्स्टिट्यूशन का, और एक्ट ऑफ 2002 में ये इसने क्या करा, इट चेंज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल 45 एंड मेड एलिमेंट्री एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21A। 21A के अंदर राइट टू एजुकेशन को हमने फंडामेंटल राइट जो है वो बना दिया। नाउ द अमेंडेड डायरेक्टिव रिक्वायर्स द स्टेट to provide every childhood care and education for all the children until they complete the age of 6 years। अब ये जो आंगनबाड़ी वाली पाठशालाएं हैं आप देखते हैं, एलिमेंट्री एजुकेशन को मैंडेटरी किया गया, आंगनबाड़ी वगैरह वो सब इसी के तहत जो है वो बनी। इसके बाद 97th अमेंडमेंट आया 2011 में। It added a new directive principle related to cooperative societies. It envisages that the state to promote voluntary formulation, autonomous functioning or democratic control and professional management of cooperative societies। ये ऐड हुआ आर्टिकल 43B में। तो इस तरह से देखते हैं हम कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स of state policy हैं, they refers to those principles which should be kept in mind by the state while formulating policies। जब भी नई तरीके से पॉलिसीज को बनाया जाए, मेंटेन किया जाए, तो क्या करा जाए, इन सारी चीजों का ध्यान रखा जाए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉन जस्टिफिकेबल, which means one cannot approach the court for its non-implementation but can refer by the Supreme Court। हम इन सब चीजों के ना मिलने की दिशा में हम क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट को रेफर कर सकते हैं while deciding whether a particular policy is unconstitutional or not। अगर कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाती है स्टेट्स के थ्रू जो हमें लगती है दैट इज आउट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोलता है या हमारे किसी राइट को वोलेट कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में उसके अगेंस्ट में रिट डाल सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। थैंक यू वेरी मच।